हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर करेक्टली मैच्ड विद द पीपल हु फाउंडेड देम। तो फर्स्ट है तत्व बोधनी सभा और यहाँ पर नेम है अश्विनी कुमार दत्ता। और यहाँ सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है साधारण ब्रह्म समाज और नेम है आनंद मोहन बोस। और थर्ड है प्रार्थना समाज, नेम है आत्माराम पांडुरंगा। तो हमें यहाँ पर देखना है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशंस इन्हीं के द्वारा फाउंड करी गई थी। एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, और ऑप्शन बी है क्या हमारी थर्ड स्टेटमेंट सही है, एंड ऑप्शन सी है क्या हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, एंड ऑप्शन डी है क्या हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, देन हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपकी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। और तत्व बोधनी सभा को स्टार्ट करा गया था देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देवेंद्र नाथ टैगोर जी के द्वारा स्टार्ट करा गया था। और समटाइम्स ईयर भी पूछ लिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना है 1839। और देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने तत्व बोधनी पत्रिका भी स्टार्ट करी थी बंगाली में। ये लैंग्वेज आपने ध्यान रखनी है, तत्व बोधनी पत्रिका बंगाली लैंग्वेज में। और एग्जैक्टली अगर हम देखें साधारण ब्रह्म समाज को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, आनंद मोहन बोस। यहाँ दो नेम आपने और याद रखने हैं, शिवचंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता। प्रार्थना समाज को 1867 में केशव चंद्र सेन ने और आत्माराम पांडुरंगन जी ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ केशव चंद्र सेन भी आप लिख लेना, केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो हमने यहाँ पर देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन ऑफ 1906। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड एदर बाल गंगाधर तिलक जी या फिर लाला लाजपत राय जी एज द प्रेसिडेंट। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, मॉडरेट्स चाहते थे कि प्रेसिडेंट बने दादा भाई नारोजी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। और ऑप्शन ए है क्या हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन बी है क्या हमारी सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, और ऑप्शन सी है क्या हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, और ऑप्शन डी है क्या हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अगर यहाँ पर नेदर 1 और नेदर 2 होगा तो मतलब हमारी दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 1906 में ना जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी या फिर लाला लाजपत राय जी बने प्रेसिडेंट, और मॉडरेट्स चाहते थे कि दादा भाई नारोजी बने, और प्रेसिडेंट बने थे दादा भाई नारोजी। लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट की कुछ डिमांड मान ली गई थी। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि हमें स्वराज वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो फर्स्टली इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ये सेशन था 1906 का, इसमें स्वराज वर्ड को इंट्रोड्यूस करा गया था। और 1905 में आपको पता है बंगाल का विभाजन कर्जन ने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और इंट्रोड्यूस कर यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था। उसके बाद से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो प्रयास कर रही थी कि बंगाल का विभाजन ना हो, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर यहाँ पर चाहते थे कि हम बायकॉट मूवमेंट चलाएं और एक तरह से प्रॉपर स्वदेशी मूवमेंट चलाएं, और किसी भी वे में हम बंगाल का विभाजन वो रोक दें। तो यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि हम स्वदेशी मूवमेंट को यहाँ पर बढ़ चढ़कर चलाएंगे। कहाँ पर, बंगाल वाले रीजन में, बायकॉट मूवमेंट या फिर स्वदेशी मूवमेंट। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा गया था। अच्छा चलिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है ये कहाँ हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सेशंस मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाए हुए हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और वहाँ पर सभी सेशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने काफ़ी अच्छे से कवर करवाए हैं। अगर आपने वो सेशन देखा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सेशन आप जरूर देखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा ही जाता है।
तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है 1906 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है वो कहाँ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर करेक्टली मैच्ड विद द वाइसरॉय अंडर वुज रेन दे हैपेंड। तो हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो इवेंट्स हैं क्या ये इन्हीं वाइसरॉय के काल में हुए थे। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या ये लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुआ था। सेकंड है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या ये लॉर्ड लिलिंथिंगो के समय में हुई थी। और थर्ड है जलियांवाला बाग मास्कर, क्या ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप बताइए कि यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है या फिर दो सही है या फिर सेकंड सही है या फिर थर्ड सही है या फिर सेकंड और थर्ड सही है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि गवर्नर जनरल आपको पता होने चाहिए, वाइसरॉय आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल यहाँ आपकी थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। जलियांवाला बाग मास्कर हुआ था और उस समय जो हमारे वाइसरॉय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, और इन्होंने 1916 से लेकर 1921 तक ये वाइसरॉय रहे थे। अगर हम यहाँ पर लॉर्ड विलिंगडन का समय देखें तो ये थे 1931 से लेकर 1936, और सेकेंड वर्ल्ड वार तो 39 में स्टार्ट हुआ था, और एग्जैक्टली यहाँ पर 36 में इनका काल ख़त्म हो गया था। तो हम यहाँ पर एक तरह से इसको क्रॉस मार्क कर लेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉर्ड विलिंगडन के समय में हुई थी, और आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लिलिंथिंगो के समय में। और इनका जो समय काटनी है वो है 1936 से लेकर 1944। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, जब हिटलर ने इन्वेड कर दिया था पोलैंड में। और कब इन्वेड करा था, 1 सितंबर 1939 पोलैंड के वेस्ट से इन्वेड कर दिया था। उसके बाद यूके और फ्रांस ने 2 दिन के बाद डिक्लेयर कर दिया था कि हम जर्मनी पर वार कर रहे हैं, और उसके बाद वर्ल्ड वार सेकेंड डिक्लेयर हो गया था। ठीक है, तो 1939 में डिक्लेयर हुआ था, किसके समय में हुआ था, लॉर्ड विलिंगडन के समय में। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर और दीजिएगा कि उस समय यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, सेकंड है चोरा चोरी इंसिडेंट, और थर्ड है गया सेशन। अब देखिए बिल्कुल ये क्रोनोलॉजी में इवेंट्स हुए थे, क्योंकि स्वराज पार्टी भी हमें बिल्कुल एक तरह से चोरा चोरी के इंसिडेंट और गया सेशन के आसपास ही देखने को मिली थी। तो आपको यहाँ पर क्रोनोलॉजी में लगाना है कि एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी क्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वीडियो को पॉज कीजिए, 5 सेकंड का टाइमर ऑन कीजिए और अच्छे से सोचिए और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए सबसे पहले हुआ क्या, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि 5 फरवरी को गोरखपुर में चोरा चोरी का इंसिडेंट हो जाता है कि अपने ही देश के लोग एक पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं और वहाँ पर कुछ इंडियंस मारे जाते हैं। और चाहे इंडियंस ना भी हों, गांधी जी को जो हिंसा है वो बर्दाश्त ही नहीं थी, क्योंकि गांधी जी हिंसा में बिलीव ही नहीं करते थे। तो इसको देखते हुए गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, और जैसे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस होते हैं उसके बाद से इंडियन नेशनल कांग्रेस में थोड़ा सा हमें हलचल देखने को मिलती है। मतलब विचारधारा कुछ यहाँ पर गांधी जी की विचारधारा के साथ चलते हैं कि जो गांधी जी ने किया है वो बिल्कुल सही किया है, कुछ कहते हैं कि नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए था। तो ये हमें देखने को मिलते हैं क्लैशेस 1922 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया का सेशन होता है जो दिसंबर में होता है, और इसमें कुछ लीडर यहाँ पर डिमांड करते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि गांधी जी यहाँ पर नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट हो, और यहाँ पर कुछ लीडर चाहते थे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट हो। और यहाँ पर जो यहाँ डिमांड कर रहे थे वो कौन कौन से लीडर थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो उन्होंने जब वोटिंग करवाई तो यहाँ पर ये वोटिंग में हार गए, और इस तरह से स्वराज पार्टी की नींव रखी गई, और ये इन्होंने पार्टी को लीव कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीव कर दिया। और फिर 1 जनवरी 1923 को हमें एक नई पार्टी बनती हुई दिखी, और इस पार्टी का नाम था खिलाफत स्वराज पार्टी।
और ये पार्टी विद इन कांग्रेस ही थी, कांग्रेस के इन बिटवीन ही पार्टी वर्क कर रही थी। फिर गांधी जी ने कांग्रेस में ही इनको इंक्लूड कर लिया था, क्योंकि गांधी जी को पता था कि अगर कांग्रेस 2 पार्ट में स्प्लिट होगी तो ये फिर हमारा ही नुकसान होगा। और 1924 का जो बेलगांव का सेशन था उसमें गांधी जी ने कहा था कि यहाँ पर हम इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए प्रॉपर क्रोनोलॉजी, और मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने काफ़ी डिटेल में ये सभी के सभी सेशंस में अच्छे से कवर किया हुआ है कि स्वराज पार्टी कैसे बनी थी, और एग्जैक्टली चोरा चोरी का इंसिडेंट, और इससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफ़ी डिटेल में मैंने बताया, और इसमें खिलाफत मूवमेंट भी हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये दोनों साथ साथ चले थे। फिर गिया सेशन की जो इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Mutiny of 1857 was described as the first Indian War of Independence। ये किसने कहा था? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक जी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस जी, एंड ऑप्शन सी है भगत सिंह जी, एंड ऑप्शन डी है वी.डी. सावरकर जी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.डी. सावरकर जी। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, और बुक का नाम क्या था? इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। और उसमें इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो म्यूटिनी ऑफ 1857 है ये फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन टर्म ऑफ देयर सब्सक्राइबिंग टू द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम ऑफ वेलेस्ले क्रोनोलॉजिकल। सब्सिडरी अलायंस क्या होता था? देखिए, ब्रिटिशर्स यहाँ पर क्या करते थे, जो भी एरियाज ये जीत लेते थे तो उन स्टेट्स को अपने एक तरह से वहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर देते थे, या ऐसे समझो कि उनके यहाँ पर पावर ब्रिटिशर्स करते थे, और इंटरनली वहाँ पर जो प्रिंसी स्टेट्स होते थे वो अपना एरिया संभालते थे। मतलब सब्सिडरी अलायंस को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें कि प्रिंसी स्टेट यहाँ पर कुछ पावर्स तो अपने पास रखते थे, और अंडर किसके चलते थे? ब्रिटिशर्स के चलते थे। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें कि सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि वार नहीं लड़ सकते किसी के साथ। अगर वार लड़नी है तो ब्रिटिशर्स से इनको परमिशन लेनी होगी, और कोई भी अदर कंपनी जैसे फ्रांस है या अदर डच है उनको ये अपने एरिया में नहीं आने देंगे, और वेपन्स नहीं खरीदने देंगे, और जो भी मिलिट्री है उसका ये बेस कम कर देंगे, मतलब मिलिट्री नहीं रखेंगे, और जो मिलिट्री रखेंगे वो ब्रिटिशर्स अपनी रखेंगे, और उनकी सैलरी भी कौन देंगे? ये प्रिंसी स्टेट्स या प्रिंस ही यहाँ पर सैलरी देंगे, जो ये ब्रिटिशर्स की आर्मी होगी इनके स्टेट्स में। तो सब्सिडरी अलायंस को मैंने काफ़ी डिटेल में कवर करवाया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के 3rd सेशन में, आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो सब्सिडरी अलायंस में राज्य था वो कौन सा था? अवध, हैदराबाद और मैसूर। तो आपने यहाँ पर क्रोनोलॉजी में लगाना है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और सबसे पहला जो राज्य था वो कौन सा था? हैदराबाद। तो हैदराबाद सबसे पहले कब शामिल हुआ था ब्रिटिशर्स की सब्सिडरी अलायंस में? 1798 में। और उसके बाद मैसूर 1799 में, जब टीपू सुल्तान मारा गया था एंग्लो मैसूर वार में, जो 4th एंग्लो मैसूर वार हुआ था। और उसके बाद वुडयार्ड डायनेस्टी ने सब्सिडरी अलायंस साइन कर दिया था। उसके बाद अवध 1801 में। तो ये आपको क्रोनोलॉजी और एग्जैक्टली ईयर भी पता होना चाहिए। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी टर्म आती है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी याद रखना। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? विले की नीति। अगर कोई भी राज्य का अपना बेटा नहीं है तो उसका साम्राज्य ब्रिटिशर्स के अधीन चला जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये टर्म भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं, नेहरू रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द रिपोर्ट्स आउट डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। सेकेंड स्टेटमेंट है जवाहरलाल नेहरू अपोज द डोमिनियन स्टेटस एंड ही इन्फ्लुएंस्ड बाय भगत सिंह साउथ टोटल इंडिपेंडेंस। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहती है? गांधी जी अपोज दिस डिमांड ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड हेंस इट वाज रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, या फिर हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो यहाँ पर हमारी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में सबमिट करवाई गई थी, जब साइमन रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1927 में। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने कहा था कि ठीक है, आप भी अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करवाओ, और उसके बिहाफ पर हम 1935 का जो एक्ट आएगा
हम उसमें इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और देन यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट सबमिट करवाई गई थी 1928 में। ये मैंने काफ़ी डिटेल में एक अलग से सेशन में डिस्कस करवाया हुआ है। और इसमें हम डिमांड कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की, 19 फंडामेंटल राइट्स की, एंड वुमेंस को इक्वल राइट मिले, और यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन हम लोगों को मिलनी चाहिए। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी तो डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जो यंगेस्ट नेशनलिस्ट लीडर थे, वो चाहते थे कि नहीं, यही सही मौका है कि हमें यहाँ पर टोटल इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। और टोटल इंडिपेंडेंस का जो मुद्दा है वो सबसे पहले किसने उठाया था? भगत सिंह जी ने। और कब उठाया था? 1927 में। लेकिन गांधी जी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर ये मुद्दा उठाया जवाहरलाल नेहरू जी ने, और सुभाष चंद्र बोस जी ने ये भी रिजेक्ट कर दिया। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, जो नेहरू रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसमें जवाहरलाल नेहरू जी भी थे और सुभाष चंद्र बोस जी भी थे, और इनको फिर कन्विंस कर लिया था गांधी जी ने कि अभी के लिए हमें डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करनी चाहिए, लेटर ऑन हम यहाँ पर इनसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलेंगे। तो तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच अमंग द फॉलोइंग सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली खान जिन्ना एंड इन्वेंटेड अ न्यू स्लोगन डिवाइड एंड क्विट। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग का जो स्लोगन था डिवाइड एंड क्विट, अब तो हमें क्या चाहिए? अलग से पाकिस्तान चाहिए। ये हमें कौन से सेशन में देखने को मिला था? ऑप्शन ए है लखनऊ सेशन 1931, ऑप्शन बी है कराची सेशन 1933, ऑप्शन सी है लाहौर सेशन 1940, एंड ऑप्शन डी है कराची सेशन 1943। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची सेशन 1943, और इसको एज अ पाकिस्तान डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन यहाँ पर मोहम्मद अली खान जिन्ना ने कहा था डिवाइड एंड क्विट, हम हर हाल में लेंगे पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन गुलामगिरी। तो गुलामगिरी ये जो बुक है, ये किसने लिखी थी? ये बुक लिखी गई थी, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी है दादू दयाल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिबा फुले। और ज्योतिबा फुले ने ये जो बुक लिखी थी, इसका मतलब क्या है? गुलामगिरी का स्लेवरी। और ये किस कंटेक्स्ट में लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अमेरिका में एक मूवमेंट चला था, और अमेरिका में जो मूवमेंट चला था वो बेसिकली फ्री स्लेवरी का था। और वो किससे लिंक करता था? जो ब्लैक स्लेव्स थे अमेरिका में। और यहाँ पर जो ज्योतिबा फुले हैं, उन्होंने अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स थे उनके साथ इसको लिंक किया था एज ए कि हमारे इंडिया में जो लो कास्ट लोग हैं और जो हाई कास्ट लोग हैं, और उनमें जो एक डिफरेंसेस हैं, उसको लेकर ये बुक को लिखा गया था। मतलब ऐसे ही एक दिन यहाँ पर डिफरेंस ख़त्म होंगे, और इस बुक में भी मतलब एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक टाइम में आकर ख़त्म होगा। तो ये बुक में बेसिकली प्रॉपर यहाँ पर एक तरह से स्टोरी आपको पता लगेगी कि अमेरिका में किस तरह से स्लेवरी का एंड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द 19th सेंचुरी वाज एट्रीब्यूटेड टू। ऑप्शन ए है कंपटीशन ऑफ फ्रॉम ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ओनली, ऑप्शन बी है एडवर्स इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन टेस्ट एंड हैबिट्स, ऑप्शन सी है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्राफ्ट्समैन बाय मर्चेंट्स, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए 19th सेंचुरी के आसपास आपको पता है यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था 17-18 सेंचुरी में। उसको धीरे धीरे हमारे इंडिया में आते हुए टाइम लगा, और हमारे इंडिया में जब आया तो हैंडीक्राफ्ट्स का जो एक तरह से जो ट्रेंड था, और मतलब हैंडीक्राफ्ट जो थे उनको काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पर, क्योंकि जो एक टेस्ट था बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गया मार्केट का, और कंपटीशन देना बहुत मुश्किल था ब्रिटिश मार्केट को। तो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग एक तो काफ़ी सस्ते दामों में मिलता था, और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में मिलता था, और यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था और वो काफ़ी महंगा था, उस पर काफ़ी टैक्स वगैरह लगा दिए जाते थे। उसके बाद इन्फ्लुएंस ब्रिटिश रूल का यहाँ पर देखने को मिलता था। उसके अकॉर्डिंगली लोग थोड़ा अपने टेस्ट को, अपनी हैबिट को चेंज कर रहे थे। ऊपर से मर्चेंट्स का जो क्राफ्ट्समैन पर एक्सप्लॉयटेशन था, इसको देखते हुए यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का हमें डिक्लाइन देखने को मिला था 19th सेंचुरी में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, होपफुली इन 10 के 10 क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई दिक्कत ना आई हो। और इन केस अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। और अगर आपका कोई डाउट होगा जब आप पोस्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं वहीं पे ही आपका डाउट का आंसर करूँगा। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए।
चलिए बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।